महाराष्ट्र में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और आपको बताएं कि दाऊद इब्राहिम की जो बहन थी उसने किस तरह से संपत्ति अर्जित करने के लिए बिचौलियों का सहारा लिया और उसमें यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का एक बड़े लीडर का भी हाथ है। इसी में यह पता लगता है कि यह आतंकी मॉड्यूल के लिए यह काम होता था और जो हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हसीना पारकर दाऊद के यहां से भाग जाने के बाद पूरा कारोबार देख रही थी और उसने जिस तरह से प्रॉपर्टी अर्जित की, वो हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा होता था, उससे प्रॉपर्टी बनाती थी और उसमें नेताओं को भी हिस्सा मिलता था। ऐसी जानकारी एनआईए को और ईडी को हुई है और इसमें ईडी ने जब कार्रवाई की, इस कार्रवाई से अब यह माना जा रहा है कि एक महाराष्ट्र के बड़े नेता तक वो हाथ पहुंच रहे हैं और अब शीघ्र ही वो बड़ा नेता जेल की सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। इस सब मामले को लेकर आपको बताएं, जब पत्रकारों ने वहां के शिवसेना के जो सांसद हैं और प्रवक्ता हैं शिवसेना के संजय राउत, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि ईडी की 10 जगह कार्रवाई हुई है और दाऊद इब्राहिम के जो बहन के ठिकाने थे उन संपत्तियों की जांच हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उस टाइम संजय राउत ने कहा कि मामला क्योंकि आतंक से जुड़ा हुआ है, मामला क्योंकि एक आतंकवादी से जुड़ा हुआ है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर किसी हमारे नेता का नाम इसमें घुसेड़ा गया तब हम देखेंगे। तो एक तरह से धमकी दी और उसके बाद संजय राउत ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत इतना आपा खो गए कि भारतीय जनता पार्टी के जो किरीट सोमैया है उनको उन्होंने दलाल तक कह दिया और गालियां देने लगे। बहुत गंदी गंदी गाली दी जो मैं बोल भी नहीं सकता और किरीट सोमैया को यह तक धमकाते हुए कह दिया उन्होंने कि वो जो शिवसेना और हमारे ठाकरे परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ठाकरे परिवार पर सवाल उठाया है कि उनके 19 बंगले हैं और वो अवैध हैं, वो कहते हैं अगर ये झूठ सिद्ध हो गया तो मैं उनको जूते से मारूंगा। अब आप समझिए, शिवसेना का प्रवक्ता संजय राउत वो इस तरह से बीजेपी के बड़े लीडर को सरेआम मीडिया कैमरे के ऊपर वो गाली दे रहे हैं, वो जूते से मारने को कह रहे हैं और वो केंद्र को धमका रहे हैं कि ये जो एजेंसियां हैं, ये जो काम कर रही है, उसमें जो ठाकरे परिवार के लोग नाम उनके नाम आ रहे हैं, नेताओं के, जो एनसीपी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, ये नहीं आने चाहिए। अब सवाल तो ये है कि संजय राउत क्यों बौखला रहे हैं? कार्रवाई तो हुई है ईडी की तरफ से उन लोगों पर जो भ्रष्ट है। अब अनिल देशमुख को लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि अब कुछ ही दिनों में अनिल देशमुख जेल से बाहर आने वाले हैं। सवाल यह है कि वो संजय राउत जो हैं, क्या वो कोई जज हैं कि वो मुंबई के हाई कोर्ट के जज हैं जो फैसला सुना दिया उन्होंने कि अनिल देशमुख बाहर आने वाला है? किस बेस पर संजय राउत का ये बयान आया कि वो अब अनिल देशमुख तो बाहर आ जाएगा? दूसरी बात, उन्होंने इसी में साथ में जोड़ा कि बीजेपी के कुछ नेता अगले कुछ दिन में जेल में जाने वाले हैं। तो संजय राउत जी क्या पुलिस हैं कि जज होकर उन्होंने एक आदेश बता दिया कि अनिल देशमुख तो बाहर होगा, और पुलिस होकर उन्होंने एक बता दिया कि वो बीजेपी के कुछ लीडरों को जेल में डालने वाले हैं? तो ना वो पुलिस है ना वो जज है, लेकिन ये बौखलाहट भरा जो बयान है कहीं ना कहीं ये बताता है कि देखिए, आप टाइमिंग समझिए। जब आर्यन खान ड्रग मामले में ईडी ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई करती है तो ये बोलते हैं, तो ये सवाल ईडी पर उठाते हैं, एनसीबी पर उठा रहे हैं। अब आज दाऊद इब्राहिम की बहन की संपत्ति और दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए जो ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर जब ईडी कार्रवाई करती है ये फिर बौखलाते हैं। तो संजय राउत का क्या रिश्ता है? वो जो बड़े लीडर की बात हो रही है, अब ये सवाल उठ रहा है कि जब ईडी ने ये इशारा किया है कि एक बड़े नेता के तार दाऊद इब्राहिम से मिले हुए दिख रहे हैं, जिसके जरिए महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदी गई हसीना पारकर के द्वारा, मदद की एक बड़े नेता ने। तो सवाल तो यह है कि इसमें सब देख रहे थे कि दाऊद इब्राहिम को इस देश से भगाने के लिए किसने काम किया। उस नेता का नाम सब जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में भी वो बड़ा चेहरा है और ये जो विपक्ष है ये तो उसको पीएम फेस बना करके 2024 के चुनाव में उतारने वाला है। तो सवाल यह है कि वो पीएम के बनने का सपना देख रहे हैं और कर्म उनके ऐसे हैं कि वो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। जो मुंबई बम ब्लास्ट के लिए दोषी है वो दाऊद इब्राहिम, उसके ऊपर आरोप है और उसकी बहन ने जिस तरह से लोगों से संपत्तियां हड़पी हैं
उसमें अगर दोषी पाया जा रहा है तो आतंकवादियों की मदद करना या उनसे पैसे लेना या संपत्ति लेकर कुछ लाभ पहुंचाना, यह भी आपको बता दूं राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। यह भी आतंकवादी निरोधक कानून के तहत कार्रवाई होगी और इसीलिए यह बताया जा रहा है कि एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का जेल के अंदर होगा। अब संजय राउत कह रहे हैं कि उनके पास फोन आते हैं ईडी के, उनको कहा जा रहा है कि या तो सरकार गिराओ नहीं तो आपके घर भी रेड होगी। वो कह रहे हैं मेरे बेटे के पास फोन आया कि 4 बजे आपके घर ईडी आने वाली है। क्या ईडी इस तरह से फोन करती है? आपको यकीन आता है? जो लोग भी ईडी की कार्यशैली को जानते हैं वो क्या ये कह सकते हैं कि ईडी छापा मारने के पहले फोन करेगी? और अगर किया है, अगर ईडी के किसी अधिकारी ने संजय राउत के बेटे को फोन करके ये बताया कि तुम्हारे घर 4 बजे ईडी की रेड होने वाली है, तो ये फेवर लिया है या विरोध में है? पहले तो ये बताए संजय राउत। एक तरफ वो कह रहे हैं केंद्र सरकार हमको धमका रही है, केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है, ईडी के जरिए वो हमारे ठाकरे परिवार पर दबाव बना रही है और सरकार गिराने वाली है। तो मुझे ये बताओ संजय राउत जी, आप ये कह रहे हो दबाव बना रही है, तो खाली फोन करके दबाव बन रहा है कि आपके घर रेड होने वाली है? रेड हो ही जाती ना, रेड हो जाती। अगर ईडी का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही होती तो ईडी की रेड जैसे अनिल देशमुख के घर हुई ऐसे आपके यहां भी हो जाती। और जब फर्जीवाड़ा करना ही है तो कुछ भी आरोप लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ईडी ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ना फर्जी रेड ईडी कर रही है, ना केंद्र की मंशा कुछ इस तरह करने की है कि वो शिवसेना के नेताओं को अनावश्यक परेशान करे। तो फिर आपकी बौखलाहट क्यों है? अब रही बात आपके परिवार के बच्चों की या आपकी बेटियों की, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, पैसे के लेन देन में कहीं तार बेटियों का आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, वो भी 1000 करोड़ के, और उससे कहीं ना कहीं लेन देन हुआ है पैसे का, चाहे उसकी पत्नी के जरिए हुआ हो, उसके बच्चों के द्वारा हुआ हो, तो ये तो एक लिंक बनता है। और अगर इस तरह का कोई घपला घोटाला ईडी के संज्ञान में आता है तो फिर तो वो पूछताछ करेगी। पूछताछ में आप तथ्य प्रस्तुत करिए, तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो भैया ये गाली गलौज की जो भाषा है, ये दिखा रहा है कि संजय राउत जी बौखलाए हुए हैं, ये बौखलाहट दिखा रही है। नहीं तो एक नेता होने के कारण आप जनप्रतिनिधि हैं, और किरीट सोमैया भी एक जनप्रतिनिधि हैं और वो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, आप उनका इतना मान तो रखिए। लेकिन नहीं, आप तो कह रहे थे मैं बहुत खुलासा करूंगा, आप तो ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 बजे मैं खुलासा करने वाला हूं। वो खुलासे का क्या हुआ भाई? सारा देश जानना चाह रहा था, पता नहीं संजय राउत जी के पास कौन सी ऐसी जानकारी बीजेपी के लीडरों की है जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया। वो जानकारी है, आप सरकार में बैठे हुए हैं, शिवसेना इस टाइम सत्ता में है महाराष्ट्र की, लेकिन वो जानकारी संजय राउत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी। इसका मतलब इनके पास कोई जानकारी है नहीं है, तो फर्जीवाड़ा करना चाह रहे होंगे। पता नहीं क्या हुआ, उस बात से मुकर गए, लेकिन गाली गलौज पे आ गए। तो गाली गलौज करके आप माहौल को खराब करके ये चाहते हैं कि किरीट सोमैया भी गाली दे। आप जूते से मारने की बात कर रहे हो, आपके शिव सैनिकों ने तो उनके ऊपर हमला कर ही दिया। नगर पालिका के दफ्तर पर जब सीढ़ियों से उनको धकेला गया, उनको चोट लगी, वो क्या था? जूता मारने से भी ज्यादा था। किरीट सोमैया जी, अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठा रहे, सभ्यता से आप कहें कि भैया ठाकरे परिवार के विरुद्ध जो आप आरोप लगा रहे हो वो निराधार है, आप सिद्ध करिए। कौन से 19 बंगले हैं भाई, बताइए। कौन सी प्रॉपर्टी में घोटाला हुआ है, बताइए। तो वो तथ्य रखेंगे, नहीं रखेंगे तो मानहानि का दावा करो। भैया कानून व्यवस्था का पालन करो ना, आप सत्ता में हो। एक थाने में एफआईआर कराओ, मानहानि का केस होगा, कोर्ट में केस चलेगा, उसमें अगर किरीट सोमैया जी ने झूठ बोला होगा, झूठा एलिगेशन होगा, तो जेल जाएंगे। अभी हुआ ना समीर वानखेड़े के केस में हुआ, वो एनसीबी के अफसर है, उनके पिता ने और उन्होंने एक केस डाला, कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई नवाब मलिक को। तो हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान की कदर करनी चाहिए, कानून से चलता है, कानून की कदर होनी चाहिए, ना कि गाली गलौच देकर आप ये कहें कि मैं जूते से मारूंगा, ये है वो है, और इस तरह की गालियां दें। ये असंवैधानिक गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल, ये एक तरह से गुंडई भाषा, ये तो बता रही है कि आप केवल महाराष्ट्र के अंदर जोर जबरदस्ती अपने विरुद्ध उठने वाली आवाजों को दबाना चाहते हैं।
पत्रकारों के खिलाफ ये आपने किया, अब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कर रहे हो। भाई अगर कोई गड़बड़ है, घोटाला है, निश्चित रूप से वो सामने आएगा, आज नहीं तो कल। आज आपकी सत्ता है, आप महाराष्ट्र में, आप राजनीति में बैठे हो सकता है वहां के पत्रकार और जो समाज सेवी संगठन चलाने वाले लोग हैं वो चुप बैठे हों डर की वजह से। कल को जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, बीजेपी सरकार गिराने वाली नहीं है, आप चिंता ना करें। आप कह रहे हो बीजेपी सरकार गिराएगी, बीजेपी सरकार गिराकर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और एनसीपी या कांग्रेस को वो ऑक्सीजन देने का काम नहीं करेगी। ये मैं बता रहा हूं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, क्योंकि बीएमसी का चुनाव सर पर है। ऐसे में शिवसेना बीजेपी ऐसा काम क्यों करेगी भाई जिससे आपको फायदा मिले? आप तो कहेंगे हमारी सरकार गिरा दी। बीजेपी ने क्या 2014 से अभी तक केंद्र में जो सरकार बैठी है मोदी जी की, बीजेपी की, क्या बताइए किसी स्टेट में सरकार गिराई है? संजय राउत जी, ये जो झूठा एलिगेशन लगा रहे हो आप बीजेपी पर, ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंसा हुई, रेप हुए, उस टाइम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के मारा गया। उस समय पूरे देश में यह आवाज उठ रही थी कि राष्ट्रपति शासन मोदी जी को लगा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पर्याप्त कारण मौजूद थे, पूरे देश की मांग थी, पूरे देश से मीडिया की यह मांग उठ रही थी कि जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से वहां घुसपैठिए हावी हो रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद बीजेपी को चुनाव करवाना चाहिए था। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं कह सकता हूं, यदि राष्ट्रपति शासन मोदी सरकार ने वहां लगा दिया होता पश्चिम बंगाल में और उसके 6 महीने बाद चुनाव होते तो आज वहां बीजेपी की सरकार होती। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी एक सैद्धांतिक पार्टी है, बीजेपी और मोदी सरकार वो संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है और इसलिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी। जहां सरकार गिराने की नौबत पूरी थी वहां सरकार नहीं गिराई भाई, तो वो महाराष्ट्र की सरकार क्यों गिराएंगे? मोदी जी से तो अभी उद्धव ठाकरे जी थोड़े दिन पहले मिलके आए, शरद पवार जी मिलके आए, तो ऐसा तो नहीं है। और उद्धव ठाकरे जी तो जब मिलके आए मोदी जी से तो उन्होंने खुद मीडिया में बयान दिया कि हमारे मोदी जी से व्यक्तिगत संबंध हैं, मधुर संबंध हैं। तो आप बीच में ये आग लगाने वाला काम क्यों कर रहे हो संजय राउत जी? आप बीच में आग लगा रहे हैं। आप इस तरह की बातें बोलकर, इस तरह की बात बोलकर जनता को क्यों भड़का रहे हो? महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी मानुष को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आप क्या भाई, आपको कौन रोक रहा है? आपके यहां यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे वो किसी भी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। और अगर शरद पवार जी या कोई नेता, उसका कोई जुड़ाव नजर आता है आतंकी एक्टिव कहीं केस में या आतंकवादी गतिविधि में या आतंकवादी गतिविधि करने वालों की हेल्प में, तब उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। यह देश की मांग है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर आपको कोई बीच में बोलना चाहिए नहीं। शिवसेना का मान रखिए, शिवसेना के संविधान का ख्याल रखिए और आप बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर इस तरह की बदजुबानी ना करिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी जो बयानबाजी करते थे, कभी भी राष्ट्र हित से समझौता नहीं करते थे और कभी भी सत्ता के लिए इतना नीचे नहीं गिरे। वो जब गाली देते थे तो वो देते थे आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान का फेवर करने वालों को और कांग्रेस को। आप बाला साहब जी का नाम लेते हो, बाला साहब ठाकरे जी अगर बुरा भला कहते थे तो कांग्रेस को कहते थे, लेकिन आज आप कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। तो बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर आप यहां इस तरह का माहौल खराब ना करें ताकि शिवसैनिक भड़के और बीजेपी के नेताओं के विरुद्ध वो कुछ हमलावर हो जाएं। तो ये संजय राउत जी का बयान जो है ये गलत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई गालियां गलत है। अब वो कंगना रनौत को जैसे उन्होंने क्या गाली दी थी और उसके बाद कह दिया था मैं तो नोटी कह रहा था, इसी तरह अब वो गाली देकर मुकर रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब आपका कुछ भी नहीं था, सब लोग समझ रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे जी को सोचना है कि उनकी पार्टी का एक प्रवक्ता, क्योंकि संजय राउत जी एक सांसद के साथ प्रवक्ता है, वो कैसे ऐसा हो गया कि वो मुख्यमंत्री से ऊपर हो रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र का। ये उद्धव ठाकरे जी को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे तत्काल संजय राउत जी को सॉरी बोलना चाहिए जो उन्होंने ये इस तरह के आरोप लगाए हैं। ईडी, सीबीआई या एनआईए हो, उनका फर्ज है कि दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई करे। इसमें बाधा बनना ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। वंदे मातरम।